नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय। अभी आप ऑपरेट वन देख रहे हैं। ऑपरेट वन में आपका स्वागत है। खबर पुरानी है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है क्योंकि सीबीआई की जांच जारी है और मामला वही छात्रावाली। सीबीआई जांच के क्रम में यह पता लगा रही है कि लड़की को क्या ओवरडोज दिया गया या लड़की ने खुद ओवरडोज ले लिया और ओवरडोज लेकर लड़की खुद की इहलीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली या उसकी हत्या किसी ने कर दी। यहां बहुत बड़ा रैकेट दिख रहा है। रैकेट इसलिए दिख रहा है कि लड़की लगभग 3 दिनों तक यहां होश में थी। वह बच्ची 3 दिनों तक यहां होश में थी और होश में रहने के बाद सहज हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, उस हॉस्पिटल में वह लड़की कुछ बोलने की स्थिति में थी, कुछ बयान देने की स्थिति में थी। लेकिन आश्चर्य यह है कि वहां न तो उससे कोई बयान लिया गया और न ही वहां पुलिस को बुलाया गया। रादर चित्रगुप्त नगर थाना की अध्यक्ष जो सस्पेंड हो गई, वो फिलहाल वो 3 दिनों बाद वो डीवीआर, मेरा मतलब कि वो सीसीटीवी के डीवीआर को अपने प्राइवेट निजी ड्राइवर से बोलकर वहां से उतरवाई, जो बिल्कुल कहीं से तार्किक नहीं दिखती और बिल्कुल ये पुलिसिंग भी नहीं दिखती। एनीवे, मैं उसकी बात नहीं करके अभी सीबीआई की बात करूंगा, क्योंकि पुलिस के हाथ से ये मामला निकलकर अभी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के हाथ में ये मामला चला गया है और सीबीआई का माथा यहाँ चकरा गया है और ऐसा लग रहा है कि इसमें हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। अगर हाई प्रोफाइल लोग शामिल नहीं होते तो फिर जिस हॉस्पिटल में सबसे पहले उसे भर्ती कराया गया था, उसको वहीं पर पुलिस का रिकॉर्ड ले लेना चाहिए था, क्योंकि उसकी स्थिति निरंतर क्रिटिकल होती जा रही थी, नाजुक होती जा रही थी। एनीवे, थोड़ी बात मैं आगे आपको बता दूं कि आखिर किस मानसिक यंत्रणा या प्रताड़ना के दौर से वह लड़की गुजर रही थी, वह बच्ची गुजर रही थी कि उसे ये महज 17 साल 4 महीना, जिसको पुलिस ने तो लिखा है 18 साल, वो 18 साल अब हुई भी नहीं थी। माने बड़ा टेक्निकली यहाँ अगर देखा जाए तो 17 साल 4 या 6 महीने की वो बच्ची है वो, और पुलिस ने उसे 18 साल लिख दिया। माने अगर कहीं कोई मामला पकड़ में भी आए तो पॉस्को एक्ट में ना आए, माने ये जो सबसे खतरनाक एक्ट है उसमें ना आए। तो पुलिस ऐसा लिखती भी है, उम्र करीब करके लिखती है, लेकिन इतने संवेदनशील मामले में पुलिस को चाहिए था कि हॉस्टल संचालक से मिलकर या उसे बुलाकर उसे एडजेक्ट उसकी उम्र पूछ ली जाए। एडजेक्ट उम्र पूछने पर ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट शायद लगता या नहीं लगता। हालांकि अभी तक इसमें कोई पकड़ में उस तरह से आया नहीं है, या कोई आरोप पकड़ में आया भी है तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर मकड़जाल, खास करके नेक्सस, मेरा मतलब कि दिख रहा है पुलिस का, हॉस्टल संचालक का और डॉक्टरों का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हॉस्टल का जो तीसरा तल्ला, वो तीसरा तल्ला अय्याशों का और अय्याशी का बहुत बड़ा अड्डा था और यह लड़की उसमें शामिल नहीं होना चाह रही होगी। नतीजतन या तो इसे ओवरडोज मेडिसिन दी गई नींद की, जिससे कि वह मर गई, या इसे मार दिया, या इसके पास कोई ऊंची रसूख के लोगों के रहस्य थे, कोई गोपनीय बात थी जिसके कारण इसकी हत्या कर दी गई। सवाल उठता है कि पुलिस बगैर जाने बुझे, वो सबसे पहले इस सीबीआई के माथे में भी यह बात आई है, उसके माथे में भी यह बात कौन दी है कि बगैर मेडिकल रिपोर्ट के पुलिस ने क्या कैसे दिया कि यह मामला आत्महत्या का है। ये क्या बात है, इसमें कौन लोग हैं? अगर कोई लोग हैं ऊंची रसूख के लोग, तो खैर वो आदमी ही होंगे, कोई एलियन नहीं होंगे। और अगर एलियन भी होंगे तो अगर धरती पर आ गए हैं तो कानून उन पर लागू होगा, भारतीय कानून, भारतीय दंड विधान के अंतर्गत वो आएगा। अगर एलियन भी है और उसने इस तरह का दुष्कर्म किया है तो। एनीवे, अब यह है कि क्या 17 साल 4 महीने की कोई बच्ची उतनी मानसिक यंत्रणा और प्रताड़ना को सह पाएगी?
या सह पाने की स्थिति में क्या वो अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं करेगी, अपने मित्रों से या अपने परिजनों से शेयर नहीं करेगी? सीबीआई इसी बात को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या उस बच्ची ने जब उसे फ़ोन करके बुलाया गया था घर, माने फ़ोन जब वो की थी और जब वह घर गई थी, तो क्या उसी ने उसको किसी ने शेयर नहीं किया? क्या ये महज एक दिन का डेवलपमेंट है या ये डेवलपमेंट जारी था कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से? नतीजा यह हुआ कि उसे मौत का आलिंगन करना पड़ा, वो मौत के मुंह में चली गई। एनीवे, मैं बात कुछ और करूं, यह कि सीबीआई यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो तीसरा दरवाज़ा कौन, उस हॉस्टल का तीसरा दरवाज़ा कौन है जिस दरवाजे से एग्जिट और एंट्री होता है। दो दरवाजे पर तो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन तीसरे दरवाजे पर नहीं। और वो देखने से ऐसा नहीं लगता कि इससे एग्जिट है और एंट्री पॉइंट है। ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रायः सभी गर्ल्स हॉस्टल जो पटना में हैं, नंबर 1 की वो तो अनरजिस्टर्ड हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, ना उनका और ना कोई स्पा सेंटर का। कहीं इक्का दुक्का हो गया होगा तो हो गया होगा। वैसे डीजीपी ने गलत बयानी की थी, विनय कुमार जी ने, इतने संवेदनशील और इतने बड़े पद पर रहकर और इतने संजीदा व्यक्तित्व रखकर, कि मैं उसका लाइसेंस रद्द कर दूँ। अरे उसके पास तो लाइसेंस था ही नहीं, तो रद्द करने की बात आती कहाँ से है? और उसी के पास नहीं, बल्कि दर्जनों यहाँ ऐसे हैं यहाँ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जो बिना लाइसेंस के चल, वो सरकारी टैक्स भी नहीं देते। जबकि मुझे याद है, खूब याद है, सुशील कुमार मोदी जब जिंदा थे तब उन्होंने कहा था कि जितने भी ये कॉमर्शियल सेंटर्स चल रहे हैं, हॉस्टल भी उसके दायरे में आते हैं, माने कॉमर्शियल सेंटर के दायरे में आते हैं, और टैक्स उन पर भी लगेगा, तो और बाजाब्ता इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन इस बात को न तो अभी तक फॉलो किया गया और न फॉलो किया जा रहा है। रादर डीजीपी विनय कुमार जी ने कह दिया कि मैं उसके लाइसेंस को रद्द कर दूंगा। अरे रद्द लाइसेंस रहता ही और तो उसको रद्द कर ही देते तो क्या अंतर पड़ जाता? क्या वह लौट कर चली आती? ऐसा तो नहीं। अच्छा, मामला महज एक लड़की का नहीं है, यहां मामला कई बच्चियों का है, कई बच्चियों के भविष्य का है। यहां मैं आपको बता दूं कि बिहार ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभर रहा है या बनता जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं था। ये हाल के दिनों का ये डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट मेरा मतलब कि 10-15 वर्षों का डेवलप। यहाँ से कोलकाता की भी लड़कियाँ आती और कोलकाता की लड़कियाँ को यहाँ से भेजा जाता। बिहार की लड़कियाँ भी यहाँ से गायब होती और उनका कोई अता पता नहीं चलता। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले खबर में बताई थी ये बात कि डॉक्टर कुमार आशीष, जब वो अभी तो वो डीआईजी के रूप में पदस्थापित हैं वो सहरसा में, वो जब एसएसपी सारण थे, उस समय क्राइम फाइल को देखते हुए वो चौंक गए थे कि इसमें लड़कियों के गायब होने की बहुत बड़ी संख्या है, और कुछ लड़कियों के माता पिता तो बाजाब्ता कंप्लेन रजिस्टर करते भी नहीं, इज्जत बचाने के लिए। कुछ लड़कियों का तो अता पता तक नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या ये लड़की किस मानसिक यंत्रणा या प्रताड़ना के दौर से यह गुजर रही है। इसके अलावे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि उसकी मानसिक यंत्रणा और प्रताड़ना की बात पर ही बात आ रही है कि आखिर उसे प्रताड़ित कर कौन रहा था, उसे कौन प्रताड़ित कर रहा था, किस रसूख वाले के पास उसे भेजने की तैयारी की जा रही थी, और मनीष रंजन जो हॉस्टल का संचालक है उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, उसकी धरपकड़ क्यों नहीं की जा रही थी। उसको अगर धरपकड़ कर भी ली गई, अगर वह गिरफ्तार भी हो गया, तो उसे रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया। मेन कल्प्रिट के रूप में अगर देखा जाए तो मनीष रंजन को अगर सही तरीके से, सही ढंग से अगर पुलिस पूछताछ कर दे तो ढेर सारे रहस्यों का उद्घाटन हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। क्योंकि मनीष रंजन करीब 5 साल पहले उसके पास दाने दाने को मोहताज थे, और बताया जाता है कि अभी
करीब 18 से 19 हॉस्टल्स उसके चलते हैं और वो करोड़ों का आदमी, स्पॉन्सर करने वाला उसके पीछे कोई दूसरा आदमी, फिनांस करने वाला कोई दूसरा आदमी। अब सवाल उठता है, ये मनीष रंजन जो कभी दाने दाने को मोहताज था, आज वो महंगी गाड़ियों से चलता। अगर ये नेक्सस नहीं होता पुलिस, डॉक्टर और हॉस्टल संचालक का, तो बड़ी हनक के साथ नीलू अग्रवाल जो हॉस्टल की संचालिका हैं, वो चित्रगुप्त नगर थाना कैसे जाती? पूरी हनक के साथ, बाउंसर के साथ, महंगी गाड़ी में बैठकर, और वहां उन्हें बड़ी आराम से, बड़ी इज्जत के साथ उन्हें वहां बैठाया गया। एक कल्प्रिट के रूप में उनको ट्रीट नहीं किया गया थाने में, जो मुझे जानकारी मिली। सीबीआई भी इस बात पर चौंक रही है कि बड़ी इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उन्हें बैठाया गया और उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी। तो ये पूरा का पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल रेप कम मर्डर का तो क्लियर दिखता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, और शामिल जो लोग हैं, करीब 25 लोगों के सैंपल तो पहले ही लिए जा चुके हैं, ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन बात है, तथ्य है, सच है, और सच का उजागर करना, सच बोलना, तो अगर आगे मैं नहीं कहूँगा। सीबीआई भी हैरान है कि जब वह हॉस्पिटल में गई थी पहली बार, जब उसे ले जाया गया था और जब उसके प्राइवेट पार्ट पर झाग आ रहा था, तो वो झाग तो बड़ा भेग चीज़ है, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था। और पप्पू यादव ने जब पूछा था तो वहाँ के नर्स ने कहा था कि ये झाग सीमेन या स्पर्म जैसा है। मतलब कि ये क्लियर है कि उसके साथ रेप बहुत पहले नहीं हुआ था, बहुत पहले रेप नहीं हुआ था, ऐसा डॉक्टरों का भी कहना है और सीबीआई का भी ऐसा मानना है। क्योंकि अगर बहुत पहले हुआ होता तो शायद प्राइवेट पार्ट की स्थितियां कुछ और होती, कुछ और बयान कर। एनीवे, ऐसा लग रहा है कि उसे, अब सवाल एक और उठता है कि जब 3 दिनों तक वह बच्ची बेहोश थी, तो और बेहोशी की अवस्था, एक दिन तो वह बोलने की स्थिति में थी, उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसका कोई बयान नहीं लिया गया, पुलिस को नहीं बुलाया गया। दूसरी बात, जब उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, वहां भी उसका बयान नहीं लिया गया। वह बेहोशी की अवस्था में जरूर थी, लेकिन कभी कभी वो उठकर बड़बड़ाती थी, कुछ बोलती थी, कुछ बोलना चाहती थी, ऐसा सीबीआई को अब तक इंफॉर्मेशन मिला है। बावजूद वहां भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इन 3 दिनों में जब नीलू अग्रवाल पैसा देकर पूरे सिस्टम को मैनेज कर सकती थी, तो इन 3 दिनों में उसे उसके उचित इलाज के लिए वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भी ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा मानकर चला, अच्छा, नीलू अग्रवाल कोई छोटी हस्ती नहीं है, हस्ती तो कोई बहुत बड़ी भी नहीं है, लेकिन यही सब कर्म या कुकर्म करते कराते वो एक पैसे वाली बन गई हैं, जैसा कि मनीष रंजन बन गया। अब सवाल यह उठता है कि यूसे एयर एम्बुलेंस, वो 3 दिन का टाइम, मेरा मतलब कि 24, 48, करीब 60 घंटे के समय मिले, उस 60 घंटे में एयर एम्बुलेंस है तो उसे दिल्ली ले जाया जा सकता। बावजूद उसे एक सिस्टम के तहत यहीं केंद्रित कर दिया गया बच्ची को, और हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल उसे इलाज के लिए भेजा जाता। एनीवे, यहां नेक्सस डॉक्टर, पुलिस और हॉस्टल संचालक का क्लियर दिखता है कि कहीं ना कहीं से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सीबीआई के जहन में भी ये बात आई है, और सीबीआई शीघ्र ही उन डॉक्टरों की भी पूछताछ करेगी जो जहां उसका इलाज हुआ। और भी कई तरह के सवाल सीबीआई के जहन में हैं, जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया। अब एक बात और है इसमें कि क्या वह बच्ची किसी बहुत बड़े लोगों के रहस्य को जानती थी, या वो जान गई थी? उसे क्यों वो प्रताड़ना झेलना पड़ा? अब वो खाना नहीं खाई, वो खाना जब आई नहीं खाई, वो खाना किन स्थितियों में नहीं खाई, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये मेडिकल क्वेश्चन है जिसके बारे में खुद मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं, जब तक कि कोई डॉक्टर ठीक से डिफाइन ना करे। लेकिन एक कॉमन सेंस अप्लाई करने पर ऐसा लगता है कि उस एप्लीकेशन के बाद, कॉमन सेंस के एप्लीकेशन के बाद,
ऐसा लगता है कि भारी मानसिक दबाव, यंत्रणा और प्रताड़ना के दौर से वह गुजर रही थी और उसके गुजरने के बाद उसने या तो विद्रोह किया वहां, मेरा मतलब बागी बन गई, कहीं गई नहीं जहां उसे भेजा जाने वाला था। ये सब बातें खुल कर आएंगी और आनी चाहिए। तो या फिर वो किसी का रहस्य जानती थी जिसके कारण उसको वहीं पर रोक लिया गया और प्रतीक्षा की जाने लगी कि ये मौत के मुंह में कब समाएगी। समा भी गई, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई है कि क्या पटना में रहने वाले, जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं, क्या उनके साथ यही होता रहेगा। ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी 2 मामले हो चुके हैं, उसके बाद में भी एक मामला हो चुका। यह भी जानकारी मिली कि इसमें ढेर सारी जो लड़कियां हैं उन लड़कियों से ड्रग बाजाप्ता सप्लाई करवाई जाती, ब्राउन शुगर, स्मैक आदि आदि सूखा नशा। आपको याद होगा उड़ता पंजाब, जिसमें आलिया भट्ट बिहार से ही गई, बिहार से ही गई है वो उसका कैरेक्टर, किरदार जो है वो बिहार का है और वहां जाकर वो सूखे नशे के दलदल में फंस गई और सप्लायर बन गई। तो क्या बिहार में भूमिगत तरीके से, अंडरग्राउंड तरीके से कई तरह के कुकर्म हो रहे हैं और इन कुकर्मों पर पर्दा डाला जा रहा है? और क्या ये पर्दा ही रहना चाहिए? नहीं, शायद ये उम्मीद की जाती है कि सीबीआई, जो मैंने अभी जो बातें की, ये सारी बातें सीबीआई के ज़हन में है, सीबीआई के नोटबुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि किन किन तथ्यों पर बात करनी है और जांच करनी है। जो मैंने अभी बात कही, सीबीआई लगभग इन्हीं बिंदुओं पर कदम बढ़ाकर जांच कर रही है और डॉट को डॉट से मैच करवा रही है। एनीवे, मैं आपको फिर अपडेट कराता रहूंगा। खबर बड़ी मनहूस है और उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांजिशन का जो पीरियड है, खास करके संक्रमण का ये जो काल है फिलहाल, ये पूरे देश राज्य के लिए, इसमें बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं, सयानी हो रही हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं। इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी रक्षा, सुरक्षा और उचित संस्कार वो हॉस्टल में भी मिले। और अभी तक टिल येट किसी हॉस्टल ने, जो मेरी जानकारी है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि डीजीपी साहब बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन उसका मैं रद्द कर दूंगा। रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं, रद्द करने की बात कहां से। एनीवे, ये बात और पहले मैंने कही थी, करीब 15-20 दिनों पहले ये बात मैंने कही थी कि यहाँ के जितने स्पा सेंटर्स हैं और जितने गर्ल्स हॉस्टल हैं, किसी के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के चल। और तो और ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां की यह घटना है, वो तो नगर निगम से उसका नक्शा तक पास नहीं है। क्या हो रहा है? अराजकता का आलम यह है। एनार्की फिर कहते किसको? एनार्किज्म कहते किसको? जो पॉलिटिकल साइंस में एनार्की मैंने पढ़ा, लगभग एनार्की, एनार्किज्म यही है। एनीवे, तो फिर कानून है और प्रीमियम इंस्टीट्यूशन भी है जांच के लिए। अगर बिहार पुलिस फेल किया, सीआईडी फेल किया, एसआईटी फेल किया, तो फिर सीबीआई है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जांच इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा ये जांच जारी है। और जितनी सारी बातें मैंने आपसे अभी की या मैं कर रहा हूं, सारी बातों को सीबीआई ने अपने नोटबुक में बाकायदा मेंशन करके एक एक कदम बढ़ा रही है। संभव है कोई इसमें कुछ बातें छूट गई हों जो सीबीआई अपने तरीके से करना चाह रही है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली सीबीआई के सूत्रों से ही, उन्हीं जानकारियों के आधार पर मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूं और खबरें दे रहा हूं। एनीवे, मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दें। अगर खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बटन दबाएं, लाइक करें, इससे मुझे खुशी होगी। और कहीं त्रुटि हो गई हो तो फिर मुझे संशोधन करने का मौका भी मिले। धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा कुछ इसी तरह की खबरों के साथ। मैं आपको अपडेट कराता रहूंगा सीबीआई के हर एक्शन से, एक्टिविटी से, इन्वेस्टिगेशन से और उसके नेक्सस जो पटना में चल रहा है उससे भी। धन्यवाद।